तो हम बात कर रहे हैं वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन वालों के लिए जो अभी अप्रैल का महीना आगे आने वाला है, ये महीना आपके लिए किस तरीके से बीतेगा, साथ ही इस मंथ को आप कैसे प्लान कर सकते हो आपकी अर्निंग्स और आपके अन्य मामलों में। तो आपका जो पारिवारिक रिलेशन है, जीवन साथी के साथ जो रिलेशन है, अर्निंग्स है या आपका हेल्थ वगैरह है, इसके लिए आप ओवरऑल तरीके से इस मंथ को कैसे देख सकते हो। यहाँ जो चार्ट आपको नजर आ रहा है ये अप्रैल के गोचर के अकॉर्डिंग बना हुआ है, फिर भी इन ग्रहों की जो गोचरी स्थितियां हैं इनमें कुछ कुछ बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपको वास्तव में जो प्रभाव हैं गोचर के वो किस तरीके के देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सूर्य के गोचर के बारे में, तो सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर मेष राशि में होगा। बुध मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, अभी ये वक्री कंडीशन में है। 6 अप्रैल से इनका मार्गी काल स्टार्ट हो जाएगा। शुक्र मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 अप्रैल से ये भी मार्गी होने वाले हैं। मंगल का गोचर अगर देखा जाए तो 4 अप्रैल से मंगल कर्क में आ जाएंगे, जहां वो नीच की स्थिति में होंगे। बृहस्पति अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि मीन में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रमा 1 अप्रैल को हमें वृषभ राशि में देखने को मिलेंगे। राहु अभी मीन में और केतु कन्या राशि में ही है। इनके गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है, हालांकि कुछ समय बाद ये भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं वास्तव में आपको इस गोचर का जो प्रभाव हो वो कैसा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे लग्नेश को। लग्नेश आपके शुक्र हैं और शुक्र आपके छठे घर के भी स्वामी हैं। लग्नेश आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये मार्गी होने वाले हैं। मार्गी काल इनका जो होगा 13 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 13 अप्रैल के बाद से आपके हाथ में आपका जो रुका हुआ पैसा है वो आना शुरू होगा। इस दौरान आपके कुछ नए इनकम सोर्सेज भी बन सकते हैं, साथ ही आपके नेटवर्क में विस्तार हो सकता है। आपने अगर किसी को पैसा उधार दिया है, वो पैसा अगर लौट कर वापस नहीं आ रहा तो वो पैसा भी आएगा। साथ ही आपका अगर कोई भी बिजनेस इनकम हो या आपका कोई भी ऐसा काम जिससे आप क्रिएटिविटी के माध्यम से इनकम प्राप्त कर रहे हैं, उन मामलों में बेहतर स्थिति होगी। शुक्र यहाँ आपको धन के मामलों में एक बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे। हालांकि इतने सारे ग्रह हैं तो आपके पास इनकम के बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। साथ साथ में आप बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो सकते हैं इस मंथ में। इसके अलावा आपकी अपेक्षाएं आपके रिश्तों को लेकर, धन को लेकर या कुछ अन्य चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा हाई रहेंगी। यहाँ क्योंकि राहु भी साथ है तो राहु यहाँ शुक्र को बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहे हैं, इसलिए धन लग्जरी की या भोग विलास की इच्छाएं भी आपके अंदर उतनी ही ज़्यादा हो सकती हैं। अब जो शुक्र हैं वो यहाँ से दृष्टि डालेंगे पंचम घर पे। पंचम घर पे जब भी शुक्र दृष्टि डालें तो ऐसा जो जातक होगा वो प्रेम संबंधों की तरफ आकर्षित हो सकता है। अगर पहले से आपका किसी के साथ कोई प्रेम संबंध है तो वो प्रेम संबंध आपका काफ़ी लंबा चल सकता है। साथ ही साथ आपका संतान के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट यहाँ दिख सकता है। शुक्र उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और वो मीन राशि में ही इस मंथ में रहने वाले हैं। तो ये मान सकते हैं कि स्टार्टिंग से ही आपको लगभग अपनी अर्निंग्स पे और जो रुका हुआ पैसा उस पर फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ आप अपनी अपेक्षाओं को, अपनी अभिलाषाओं को या इच्छाओं को किस तरीके से पूरा करेंगे जो स्पेशली आपके धन लग्जरी से संबंधित होंगी या आपके लाइफ में भोग विलास से संबंधित होंगी। इसके साथ ही शुक्र यहाँ 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने के केस में हम ये मान सकते हैं कि आप कोई भी प्रकार का रिस्क लेना पसंद नहीं करेंगे, आप अपनी अपेक्षाओं को या इच्छाओं को पूरा करने के मामले में। इसके बाद हम देखेंगे बुध को। बुध आपके 2nd लॉर्ड हैं। 2nd लॉर्ड होने के साथ साथ बुध अब आपके 5th लॉर्ड भी हैं और वो यहाँ बुध के साथ जो, क्योंकि शुक्र बैठे हैं यहाँ पे, तो लग्नेश के साथ ही आपके बुध यहाँ बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसा जो बुध होगा, भले ही नीच के जरूर हैं यहाँ पर बुध, लेकिन आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ आपको कुछ बेहतर डिसीजन लेने के मामले में बुध सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ आप अपनी इनकम और आप अपने नेटवर्क रिलेटेड कुछ अच्छे डिसीजन ले सकते हो। बुध यहाँ पे 2nd लॉर्ड है। 2nd लॉर्ड होके इस प्रकार की स्थिति में बुध हैं तो ये आपकी अर्निंग्स के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हैं। साथ साथ में आपकी जो मेंटलिटी रहेगी पैसे को लेकर, वो एक बहुत ही पॉजिटिव दृष्टिकोण आपका नजर आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ डिसिप्लिन में भी आप उतने ही ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अब शनि यहाँ प्रवेश कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप अपने कैरियर को लेकर, अपनी अर्निंग्स को लेकर जितना ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बुध यहाँ 2nd लॉर्ड होने के साथ साथ 5th लॉर्ड है, तो आप जो भी निर्णय लेंगे अपने धन संपत्ति से रिलेटेड या अपने किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। बुध यहाँ पे आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो नीच की स्थिति में होंगे, बट वो यहाँ पे अपने जो मित्र हैं शनि उनके साथ होंगे। साथ में यहाँ शुक्र भी इनके साथ ही रहने वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ बुध को फायदा ही होगा। हालांकि यहाँ राहु है तो राहु यहाँ बुध की जो एनर्जी है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, इसलिए आपके पास इस मंथ में विशेषकर बहुत सारे नए इनकम आइडियाज़ या नए अर्निंग आइडियाज़ हो सकते हैं।
बुध यहाँ दृष्टि डाले पंचम भाव पे, तो जब तक कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में जरूर रहेगा वो कौन सा पर्टिकुलर निर्णय ले अपने धन या अन्य साधनों के लिए। इसके बाद अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा थर्ड लॉर्ड है और शुरुआत में इनका गोचर आपके लगन में ही रहेगा। लगन में ये उच्च की स्थिति में रहेंगे जहां गुरु भी ऑलरेडी साथ रहेंगे। तो ऐसा जो चंद्र रहेगा आपकी क्रिएटिविटी के अच्छा रहेगा, क्योंकि थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने की वजह से आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, इवन शॉर्ट डिस्टेंस वाली यात्रा भी। चंद्रमा यहाँ है तो आप अपने इमेजिनेशन पे, खुद की क्रिएटिविटी या खुद की क्षमता पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसा चंद्रमा आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा बैलेंस लाएगा, क्योंकि यहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे और ये गुरु के साथ रहने वाले हैं। गुरु के साथ रहते हुए यहाँ इनके जो रिजल्ट होंगे काफ़ी अच्छे हो सकते हैं आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ ऐसा जो चंद्रमा होगा आपको रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाएगा, स्पेशली आपके पार्टनर के साथ भी और आपके फैमिली रिलेटेड जो भी रिश्ते हैं उनके साथ भी। चंद्रमा का फिर यहाँ से राशि परिवर्तन होगा, लगभग आपको 3 या 4 तारीख के आसपास आपके सेकंड हाउस में देखने को मिलेंगे चंद्रमा। यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ी सी चिंता चंद्रमा दे सकते हैं, साथ ही साथ फैमिली के साथ बेहतर संबंधों के लिए चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी। इसके अलावा कुछ नए अर्निंग्स आइडियाज या कुछ नए इनकम सोर्सेज आपके जीवन में बन सकते हैं। चंद्रमा फिर आ जाएंगे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में आएंगे तो यहाँ इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मंगल है और मंगल का बहुत ही एग्रेसिव प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा पर। एग्रेसिव प्रभाव पड़ने की वजह से यहाँ जातक और भी ज़्यादा सीरियस हो जाएगा अपने कोई भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर। चंद्रमा का यहाँ जो प्रभाव रहेगा उसकी वजह से आपका जो एग्रेशन होगा या गुस्सा होगा वो काफ़ी बढ़ेगा। तो ये कुछ रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है, जैसे भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ कुछ मतभेद भी सामने आ सकते हैं। यहाँ चंद्रमा के आने से बेसिकली आपको अपने कोई भी ऐसे टूर या ट्रेवल पे ध्यान देना चाहिए जो लॉन्ग डिस्टेंस का हो। शॉर्ट डिस्टेंस टूर होने की संभावना तो बहुत ही ज़्यादा रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप राइटिंग से जुड़े हैं, आप कोई भी प्रकार का बुक राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ आपकी इमेजिनेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली। इसके बाद लगभग 7 या 8 तारीख के आसपास आपको चंद्रमा आपके 4th हाउस में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर का या शॉर्ट डिस्टेंस टूर का प्लान कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे सूर्य को। सूर्य 4th लॉर्ड है और सूर्य का गोचर हो रहा है आपके 11वें भाव में। 11वें भाव में सूर्य का ये गोचर आपको अर्निंग्स के मामले में अच्छा रहेगा, फैमिली सपोर्ट के मामले में काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन आपके नेम फेम, आपकी प्रसिद्धि और आपके मान सम्मान पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा। यहाँ सूर्य के होने से दूसरों से आपको काफ़ी अप्रिशिएशन मिलेगा, लेकिन आपको उस अप्रिशिएशन की चाहत नहीं होनी चाहिए। सूर्य यहाँ स्थित होकर, हालांकि सूर्य इतने सारे ग्रहों के साथ बैठे हैं तो आपके फैमिली रिलेटेड कार्यों पर थोड़ा सा स्ट्रेस भी आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ फिर भी अर्निंग्स को लेके या अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेके ज़्यादा अच्छी संभावनाएं रहेंगी। सूर्य उसके बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और 12th हाउस में चले जाएंगे। 12th हाउस में सूर्य की स्थिति आपका अगर कोई क्रिएटिव वर्क है उसके लिए ज़्यादा अच्छी होगी, या फिर आप फॉरेन में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ तो भी ये बहुत बेटर रहेगा। इसके साथ साथ सूर्य आपको हेल्प करेंगे क्योंकि वो दृष्टि डालेंगे 6th हाउस पे। सूर्य की दृष्टि जो 6th हाउस पे पड़ेगी, इस मामले में सूर्य आपको बेहद सपोर्ट करेंगे आपके करियर रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए भी और डेली लाइफ में भी। इसके साथ ही आपको अगर कोई कंपटीशन वगैरह फाइट करना हो, कोई भी ऐसी स्थिति का सामना करना हो आपको जहां पर आप कंफर्टेबल नहीं है, उस मामले में सूर्य का बेहद सपोर्ट रहेगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो कि आपके सप्तमेश है और 12th लॉर्ड है। मंगल का गोचर रहेगा आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में मंगल नीच की स्थिति में रहेंगे और मंगल नीच के होने की वजह से भाई बहनों या पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। यहाँ इनके होते हुए आपकी लगातार कोई ना कोई यात्रा हो सकती है। साथ ही आप में एग्रेशन बहुत अधिक होने की वजह से थोड़ा सा खुद पर आप फोकस नहीं रख सकेंगे। यहाँ आपको ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होंगी रिश्तों को लेकर होंगी, लेकिन मंगल का जो यहाँ पे आपको सर्वाधिक जो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपके कार्य क्षेत्र में, स्पेशली क्योंकि मंगल का दृष्टि आपके पड़ेगा 6th हाउस पे। तो 6th हाउस पे सूर्य का दृष्टि भी रहेगा और मंगल का दृष्टि भी रहेगा, तो ये कार्य क्षेत्र के लिए प्लानिंग करने के लिए बेहद अच्छा होगा। हालांकि आपके बॉस और कलीग्स के साथ आपके रिलेशन कुछ हद तक बिगड़े हुए हो सकते हैं। यहाँ पे फिर मंगल है वो 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड अगर नीच की स्थिति में आ रहे हैं तो जीवन साथी आपके ऊपर हावी ना हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही आपने कोई बिजनेस कर रखा है या बिजनेस में पार्टनरशिप वगैरह कर रखी हो तो उसके लिए भी आपको अपने आप से रेडी रहना होगा। कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट या विवाद यहाँ सामने आ सकते हैं। मंगल आपके चार्ट में 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड का 3rd में आना ये दिखाता है कि कोई भी बहुत ही क्विकली आपका यात्रा का प्लान हो सकता है, या क्रिएटिविटी रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा।
मंगल का दृष्टि उसके बाद आपके नवम और दसम भाव पे पड़ेगा। मंगल का दृष्टि जो नवम भाव पे पड़ रहा है ये ज़्यादा अच्छा साबित होगा आपके लिए। तो यहाँ मंगल आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे, वो आपको यहाँ 6th हाउस में भी काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। बट यहाँ अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए प्लान करना है, इवन फॉरेन टूर के लिए प्लान करना है, तो थोड़ा सा आपको फिर से सोचना चाहिए। यहाँ पर आपसे कोई गलत डिसीजन हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्रेशन की वजह से। मंगल का यहाँ दृष्टि है तो पिता के साथ संबंधों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपकी उच्च शिक्षा के मामले में मंगल यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। मंगल का दृष्टि फिर 10th हाउस पे जो है, इसमें आपको कैरियर में बेहद सपोर्ट मिल सकेगा। वैसे भी अभी क्योंकि जो शनि है वो यहाँ से निकल कर आपके 11th हाउस में चले गए, तो मंगल का यहाँ दृष्टि का पड़ना अच्छा ही कहा जा सकता है। लेकिन कैरियर के लिए आपको बहुत ही सोच समझकर फैसले लेने होंगे। साथ ही जितना कम आप एग्रेसिव रहेंगे और जितना कम आप यहाँ पे अपने एग्रेशन को कंट्रोल करेंगे, कहीं ना कहीं आपका जो एग्रेशन है उसका प्रभाव आपके कैरियर में देखा जा सकेगा। तो जो मंगल का जो प्रभाव है उसकी वजह से आपकी अपेक्षाएं लगातार बढ़ेंगी कैरियर को लेकर और अपनी ग्रोथ को लेकर भी। मंगल की दृष्टि जो यहाँ पड़ रही है वो आपके बॉस के साथ, इवन आपके कलीग्स के साथ आपको कुछ समस्या पैदा कर सकती है। तो मंगल का जो प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर आप अपने आप को कैसे कंट्रोल में ला पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम यहाँ गुरु के गोचर की बात करेंगे। गुरु जो कि अष्टमेश और 11वें घर के स्वामी हैं, गुरु गोचर कर रहे हैं फिलहाल आपके लगन में ही। लगन में गुरु का गोचर बेहद अच्छा साबित होगा आप लोगों के लिए। ये आपको संतान पक्ष से भी फायदा करवाएगा, साथ ही मैरिड लाइफ को भी काफ़ी बैलेंस करेगा। साथ साथ में जिन जातकों का अभी तक भी मैरिज नहीं हुआ उनके लिए अब मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं, जब तक गुरु यहाँ प्रवेश ना करें मिथुन राशि में तब तक। तो गुरु का यहाँ अगर प्रभाव है, आप समझ सकते हैं कि गुरु का जो है सबसे पहले दृष्टि है पंचम घर पे। पंचम घर पे दृष्टि होने से आपकी एजुकेशन, संतान पक्ष को लेके कोई भी आपको फैसला लेना हो उस मामले में गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। साथ ही आपकी खुद की एजुकेशन और आपकी इमेजिनेशन के मामले में भी गुरु का यहाँ दृष्टि है, तो गुरु निश्चित तौर पे ही आपको सपोर्ट करेंगे एक बहुत ही सही डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो डिसीजन किसी भी मामले में हो। साथ में आपकी अर्निंग्स और आपकी ओवरऑल जो ग्रोथ है फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, उसमें भी गुरु का योगदान रहेगा। और गुरु की 11th लॉर्ड है, धन को मैनेज करने को लेकर स्थिति अच्छी है। गुरु की दृष्टि यहाँ सप्तम पे पड़ेगी तो आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। आप रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नजर आएंगे। आपकी पार्टनरशिप के कुछ अच्छे अवसर आपको यहाँ मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ सप्तमेश क्योंकि नीच की स्थिति में है ऑलरेडी, तो यहाँ उतनी ज़्यादा भी आपको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु का दृष्टि है यहाँ आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस पे जो गुरु का दृष्टि पड़ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है आप लोगों के लिए। यहाँ गुरु आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर दे सकते हैं, वो आपका आध्यात्मिक या धार्मिक पर्पज से हो सकता है। गुरु का यहाँ दृष्टि है तो आप लॉन्ग डिस्टेंस जितने भी टूर करेंगे या तो वो अपनी हायर एजुकेशन के पर्पज से होंगे या घूमने फिरने के पर्पज से, लेकिन आप हमेशा ज्ञान प्राप्ति की तरफ देखेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने की तरफ देखेंगे और इतना ही अच्छा ये आपके लिए रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें शनि के बारे में, तो शनि आपके 9th और 10th लॉर्ड बनते हैं। इनका गोचर हो रहा है आपके 11th हाउस में। 11th हाउस में इनका गोचर आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। हालांकि ये काफ़ी सारे ग्रह इस मंथ में आपको देखने को मिलेंगे आपके 11th हाउस में, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी जरूर क्रिएट होगा। और वास्तव में अपने इनकम के जो साधन है उनको आप कभी भी यहाँ पे स्टेबल नहीं रख सकेंगे। बार बार आपके मन में कुछ अलग तरीके के विचार भी आ सकते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब क्योंकि यहाँ 10th लॉर्ड है शनि, 10th लॉर्ड होने की वजह से कैरियर में ग्रोथ की संभावना या कैरियर को लेकर बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन आपके मन में हो सकती हैं। यहाँ आपको प्रमोशन वगैरह मिलने के चांसेस या सैलरी वगैरह में इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। शनि का दृष्टि फिर आपके लगन पर ही पड़ेगा। लगन पर शनि का दृष्टि पड़े तो ये आप में ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन और डेडिकेशन लेकर आएगा। साथ ही आप अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहेंगे और अपने रिश्तों के प्रति भी। शनि यहाँ आपके एफर्ट को जरूर बढ़ा देंगे, लेकिन जब तक गुरु आपके लगन में है तब तक आपके लिए एफर्ट करना ईजी रहेगा। फिर शनि का दृष्टि यहाँ से रहेगा आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे जो दृष्टि है वो आपके डिसीजन लेने के मामलों में आपको थोड़ा सा धैर्य देगा, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन और कुछ एक्सपेक्टेशन भी लेकर आएगा। शनि का उसके बाद जो दृष्टि पड़ेगा 8वें घर पे पड़ेगा। 8वें घर पे ये दृष्टि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके जो 8th लॉर्ड है वो आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं। तो ये ज्ञान प्राप्ति में, आपकी कुछ अदर स्किल्स आप में डेवलप करने में और कुछ हद तक आपका जो 6th सेंस है उसको डेवलप करने में शनि का योगदान रहेगा। साथ ही साथ अगर आपका अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन है तो उस मामले में भी आप शनि के बेहतर परिणाम देखेंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन हैं आप लोगों के लिए और कौन कौन से खराब दिन आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर अच्छे दिनों की बात की जाए तो आपके लिए 6, 7 और 10 से 14 तारीख तक बस इतने ही आपके लिए अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं इस मंथ में। तो आपका कोई भी काम जो जिसमें बार बार व्यवधान आ रहा है, जो काम आपका नहीं बन पा रहा,
आप उस काम को इन दिनों में प्लान अवश्य कर सकते हो। इसके बाद अगर देखें तो कुछ खराब दिनों की बात की जाए तो चंद्रमा का गोचर जब तुला में होगा तो 17 से 19 तक ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको आर्थिक रूप से थोड़ा सावधानी रखनी होगी। आर्थिक रूप से आपसे या तो कोई गलत डिसीजन हो सकता है, या आप अपना पैसा कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे, या किसी को उधार दे देंगे। 17 और 19, लगभग 17, 18, 19 यानी 3 दिन है ये। 3 दिनों के दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ आप किसी का भी हेल्प कर रहे हैं तो सामने से आप वैसे एक्सपेक्टेशन ना रखें। चंद्रमा जब धनु राशि में आएंगे तो 22 से 24 तारीख तक ये स्थिति बनेगी। इन 3 दिन में विशेष तौर पे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, लेकिन आपको क्विकली कोई धन के मामले में सपोर्ट मिल सकता है। चंद्रमा का गोचर जो कि 3 दिन के लिए एरीज में रहेगा, यहाँ 3 से 5 तारीख तक, ये दौरान आपको ज़्यादा सोचना समझना पड़ सकता है और कुछ डिसीजन लेने में आप कंफ्यूज भी रह सकते हैं। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे आपके लिए अच्छे और ख़राब दिनों के। तो यहाँ पे हम लगभग पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।